हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एफकेट जो है, एफकेट की न्यू भर्ती को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए आ गई है। बहुत ही नई भर्ती आपके आ गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अगर इसमें हम बात करें तो फॉर्म अप्लाई का जो डेट आपका रखा गया है कि 17 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई का 14 दिसंबर रखा गया है। 14 दिसंबर से पहले जो है आपको फॉर्म भर लेना है। सबसे अच्छा काम यहाँ पर एफकेट के द्वारा किया गया है। जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम दिया जाता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो इसमें जो है जो एग्ज़ाम डेट है उसको बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है 31 जनवरी 2026 को होगा, सैटरडे को। ये पहले से बता दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बच्चे उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अलग अलग तरह का यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि एफकेट एंट्री जो है यहाँ पर फ्लाइंग वाला, ठीक है, तो इसके लिए अलग सीट है। मेन के लिए 34, वुमेन के लिए 4, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन के लिए जो है यहाँ पर आपका अलग सीट्स दिए गए हैं, ठीक है। मेन में यहाँ पर पीसी में अलग है, वुमेन में पीसी में अलग है, ठीक। मेन एसएससी में यहाँ पर अलग है। तो ये जो है परमानेंट पीसी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, परमानेंट कमीशन, ठीक है। और एसएससी मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके बारे में भी हम लोग नीचे में बात करेंगे। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल था, ये नॉन टेक्निकल है ग्राउंड ड्यूटी में। इसमें अगर बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर वेपन सिस्टम ब्रांच में 21 सीट है मेन के लिए, ठीक है। एडमिन के लिए 48, लॉजिस्टिक के लिए 9, अकाउंट्स के लिए 8, ठीक है। यहाँ पे ईडीएन के लिए 2 है, ठीक है। मेटलर्जी एसाइड एमईटी उसके लिए 1 है। और यहाँ पर वुमेन के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर 5 सीट है वेपन सिस्टम में। एडमिन के लिए 12, लॉजिस्टिक के लिए 2, अकाउंट्स के लिए 2, ठीक है। तो आप सोचेंगे इतना कम सीट क्यों है। इतना कम सीट इसलिए है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली जाती है हर साल टाइमली निकलती है, इसलिए इसमें इतना कम सीट है। और यहाँ पर जो है लेवल जो बहुत हार्ड रहता है थोड़ा एग्ज़ाम का। अब यहाँ पर एनसीसी के लिए भी है स्पेशल एंट्री, जिसमें 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेगा एनसीसी वालों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया जाता है। अब परमानेंट कमीशन पीसी जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसका मतलब होता है परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन कैंडिडेट ज्वाइनिंग एट पीसी ऑफर्स। देखिए पीसी जो है यहाँ पर सिर्फ किस में दिया गया है, ग्राउंड ड्यूटी में, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में यहाँ पर जो है परमानेंट कमीशन दिया गया है, बाकी किसी में परमानेंट कमीशन नहीं है। बाकी सब में जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट पीसी तो आपका हो गया कि जब आपका यहाँ पर जब तक आपका 60 साल पूर्ण नहीं जाता तब तक आप ड्यूटी कीजिएगा, ठीक है। आपका जब 60 साल पूर्ण जाएगा तब तक आप ड्यूटी कीजिएगा। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है आपका 14 साल का ड्यूटी होता है, ठीक है। कितना, 14 साल का आपका यहाँ पर ड्यूटी होता है। लेकिन द इनिशियल टेन्योर जो होता है एसएससी फॉर 10 ईयर्स, पहले जो है आपको 10 साल ड्यूटी के बाद आपको पूछा जाता है कि आप छोड़ना चाहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप बोलेंगे नहीं, तो और 4 साल आप ड्यूटी यहाँ पर कर सकते हैं, और चाहे तो आप 10 साल के बाद भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजिबिलिटी की बात करें तो एजिबिलिटी जो दिया गया है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है, इन्होंने एज नहीं दिया कि इतना से इतना। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 20 से 24 साल, कितना, 20 से 24 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, तो 20 से 26 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। मार्शल स्टेटस जो है अनमैरिड, मैरिड कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि आपको पता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 10+2 लेवल, मतलब आपका जो इंटर है उसमें मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है, आपने बीटेक किया है, बीई किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसे पास किया है 60% से ऊपर से, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी में 2 तरह का है, ठीक है। एक है एरोनॉटिकल इंजीनियर, जिसमें कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियर में बीटेक का डिग्री चाहिए, ठीक। दूसरा यहाँ पर जो अगर बात करें नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, मतलब जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का आपको डिग्री चाहिए। लेकिन एक होता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसमें कि अधिकतर बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें कि वेपन सिस्टम में जो आपका मांगा गया है ग्रेजुएशन 60% के साथ, लेकिन क्लास 12 में जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए 50% के साथ। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक में जो है आप यहाँ पर 10+2 यहाँ पर पास किए होंगे और ग्रेजुएट डिग्री पास किए होंगे, तब आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं 60% के साथ। अकाउंट्स ब्रांच के लिए जो है यहाँ पर बीकॉम मांगा गया है, ठीक है, कि आपने बीकॉम किया है यहाँ पर, और साथ ही साथ 10+2 में जो है आपका 60% से ऊपर है, तब यहाँ पर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने CA CMS CFA किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो, या BSc आपने फाइनेंस में किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए एजुकेशन में है। मेटलर्जी में जो है आपका यहाँ पर फिर से यहाँ पर अगर देखिए तो 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक वालों के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको फॉर्म अप्लाई का डेट बता दिया, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया है मैंने।
तो बाकी यहाँ पर अगर आप नीचे में जाइएगा तो ये लोग और भी डिटेल्स में बात करते हैं, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन होता है बहुत बड़ा होता है। एग्ज़ाम शेड्यूल जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 31 जनवरी 2026 को सैटरडे को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाएगा, जिस एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये वाला में आपको लगता हो कि मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स का, और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कट जाता है। और कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बता दूं कि ईजी और हार्ड शिफ्ट पर जो है नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका इसका अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपको करना रहता है। लेकिन मैं सिर्फ अभी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं कि आगे का टेस्ट आप कैसे कीजिएगा। तो एफकेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एफकेट के लिए जो भी सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।